बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। हमारे बड़े भाई हैं और आजकल अमेरिका में मुकीम हैं। और नवंबर में जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो मुस्लिम कैंपेन है उसको लीड कर रहे होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम एक तो इनसे ये पूछेंगे कि क्यों अमेरिका ट्रंप को दोबारा वोट दें, क्यों डोनाल्ड ट्रंप एक कैंडिडेट जो हैं उनको क्यों वोट दें अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं। इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक थोड़ी सी लोगों की समझ में ये चीज नहीं है कि अमेरिकन इलेक्शंस होते किस तरह हैं। तो बेसिकली अमेरिकन इलेक्शंस का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह अमेरिका अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, इसको भी आज के प्रोग्राम का आगाज बल्कि हम इसी चीज से करेंगे। और गुज़िश्ता जो 4 बरस हैं उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है अमेरिका के लिए, और मुस्लिम्स वो क्यों वोट करें और बाकी अमेरिका वो क्यों वोट करें प्रेसिडेंट ट्रंप को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम थोड़ा सा एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट साजिद तारड़ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ट्रंप को ही वोट दिया जाए, और करंट सिचुएशन के अंदर ट्रंप क्या आया मजबूत कैंडिडेट हैं, वो जीत सकते हैं, या जो बाइडेन वो भी इलेक्शन के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार है, वो भी तो वहाँ पे सरप्राइज दे सकते हैं। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? माय प्लेजर, आपने मुझे लिया अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साजिद भी। सबसे पहले तो किस तरीके से अमेरिका अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, क्राइटेरिया क्या है, इलेक्शंस होते कैसे हैं अमेरिका? दरअसल असल में यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरह है कि डायरेक्ट लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंट को। जिस तरीके से इस तरह नहीं है कि आपके जिस तरह पाकिस्तान में वो सिस्टम है पार्लियामेंटेरियन, कि आप जाके आपके एमएनए जितनी सीटें जीतेंगे, जो पार्टी जीतेगी वो बनाएगी, इस तरह नहीं है। ये डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे इस दफा इलेक्शन में सेनेट के भी कुछ होंगी सीटें और साथ सेनेटर भी पिक करेंगे, कुछ कांग्रेसमैन भी साथ होंगे, और डायरेक्ट बिल्कुल प्रेसिडेंशियल। और ना सिर्फ यहाँ तक, इलेक्शनों में जब स्टेट होती है वो अपने लोकल इश्यूज भी बैलेट पे रखती है ताकि लोग उन पर भी डिसाइड कर सकें। दूसरा, इसमें जो एक सिग्निफिकेंट बात बताना चाहूंगा वो ये होता है, अमेरिकन ट्रेडिशन है कि 3 डिबेट्स होती हैं दोनों में, और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में और प्रेसिडेंट में। और उससे पहले प्राइमरी इलेक्शन एक कहा जाता है, इलेक्शन में प्राइमरी इलेक्शन। तो उस प्राइमरी इलेक्शन के पहले डिबेट्स करके तो फिर वो फाइनल स्टेजेस पे आते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा, रिपब्लिकन क्योंकि इलेक्शन वो तो प्रेसिडेंट है, वो पार्टी के हेड हैं या पार्टी ने पहले ही चुन रखा है उनको, लेकिन जो बाइडेन साहब अपनी प्राइमरी में दूसरे कैंडिडेट्स जो थे उनको डिबेट करके डिफीट करके तो आए हैं, और फिर उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पिक किया कैमला हैरिस को। अब वो डायरेक्ट वोटिंग में बिल्कुल सामने आएंगे और 3 डिबेट्स करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो, और 3 ही डिबेट्स करेंगे उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है माइक पेन के साथ। तो इस तरीके से अमेरिका के इलेक्शन होते हैं। 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। अब मैं थोड़ा सा एक फंडामेंटल डिफरेंसेस भी बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि डेमोक्रेट पार्टी लार्जर गवर्नमेंट में बिलीव करती है, टैक्सेशन में बिलीव करती है, यूनियन को सपोर्ट करती है, प्रोग्रेसिव और लिबरल एजेंडा ये उनका ज्यादातर मैंडेट है। और अमेरिका की एक खास कर डेमोक्रेट पार्टी, ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी को भी वही इशू है कि आजकल पिछले कुछ काफी अरसे से एक्सट्रीम लेफ्ट कैंडिडेट आते रहे हैं। अब एक्सट्रीम लेफ्ट किसको कहा जाता है, वो देखें, लार्जर गवर्नमेंट टैक्सेशन को देखें तो सोशलिज्म जेन में आता है, जहां गवर्नमेंट आपको बताती है कि क्या करना है। यहाँ पे देखें, ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क में यहाँ तक कहते रहे कि सोडे के कप का साइज ये होना चाहिए, आपको हैमबर्गर इतना खाना चाहिए। अच्छा। ये एक एक्सट्रीम सोशलिस्ट माइंडसेट है। बराक ओबामा केयर लेकर आए हैं। हम लोग ये क्रिटिसाइज करते थे रिपब्लिकन कि व्हाई गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, और कंप्यूटर और ब्यूरोक्रेट हैज टू डिसाइड कि हु इज गोना लिव एंड हु इज गोना डाई। सो दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट विंग एजेंडा। अब राइट साइड पे चलें। रिपब्लिकन पार्टी जो है उसका मैंडेट में शामिल होता है कि वो लेस टैक्सेशन, टैक्स कट दिए जाएं। वो बिलीव करते हैं इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट थे रेगन थे। रेगनिज्म पढ़ाया जाता है आजकल यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी में भी और फाइनेंस और मास एमबीए की क्लासों में।
रेगनिज्म जो था वो टैक्स कट था। वो भी ये बिलीव करते हैं कि लोगों के हाथ में अगर पैसा दिया जाए, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो जॉबें भी क्रिएट करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी क्रिएट करती है। तो वो टैक्सेशन में, स्मॉलर गवर्नमेंट में और स्ट्रॉन्ग पेंटागन में ये एक फंडामेंटल डिफरेंसेस है बहुत। और दूसरा एंटी यूनियन सपोर्ट, वो ये कहते हैं कि यूनियन is a organized group which is against the growth of business, which is against our freedom। तो ये दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इनके दोनों पार्टियों के, और दो मैंने आपको बताया कि उनके क्या ख्यालात भी हैं दोनों के। और इसी तरीके से, और दूसरा यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि 1875 से जॉर्ज वॉशिंगटन हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो इतने पॉपुलर थे कि उनकी कैबिनेट में से एक बंदे ने एक दिन उनको कहा कि व्हाई डोंट यू बिकम अ जॉर्ज हियर। उस वक्त बर्तानिया में जॉर्ज थे और अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी था और उन्होंने बर्तानिया से आजादी हासिल की थी। जो बर्तानिया के साथ लॉयलिस्ट थे वो कनाडा चले गए, उन्होंने कनाडा बना लिया और यहाँ पे अमेरिका। तो उन्होंने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक मिसाल रखी थी कि नहीं, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 टर्म के लिए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। पिछले अगर अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे 2-3 जिन्होंने 3rd, 4th टर्म की, लेकिन इस अमेरिकन ट्रेडिशन पॉलिटिक्स में कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म आता है, उसके बाद वो 3rd टर्म नहीं आता। अच्छा साजिद भाई, वैसे अगला सवाल तो मेरा नंबर्स के ऊपर था, लेकिन ये जो आपने 2nd और 3rd टर्म की बात की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके ख्याल से अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो सिर्फ मुझे बताइएगा कि ये भी 3rd टर्म की जानिब जा सकते हैं, या ये 2nd टर्म के बाद ये कहेंगे कि नहीं, अमेरिकन ट्रेडिशन है तो मैं बस 2 टर्म्स ही हमें। इसमें बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ जाएं, उनके खिलाफ इतनी ज्यादा उनकी पार्टी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका में डेमोक्रेसी रिफॉर्म हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज तक कोई पब्लिक ऑफिस इससे पहले होल्ड नहीं कर सके। उनका जो स्लोगन था, उनका जो मैंडेट था, वो एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाते थे कि आई विल ड्रेन द स्वाम्प। स्वाम्प से मुराद वॉशिंगटन डीसी, उनके मुताबिक, उनके स्पीचेस के मुताबिक हैज बिकम अ नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, और वो नारा लगा के आए थे। इसीलिए उनको इस वक्त सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी से है, रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट और जो रियल एस्टेब्लिशमेंट है। अभी तक अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है, और ये बिल्कुल डेमोक्रेसी रिफॉर्म इस तरीके से भी हो रही है कि जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर वॉशिंगटन डीसी में आता है, वो 4000 जाबें अपने साथ लेके आता है, और वो 4000 जाबें वॉशिंगटन डीसी में उस प्रेसिडेंट की हेल्प करते हैं उसका मैंडेट इन्फोर्स करने में। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आज तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, 48% पीपल स्टिल सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। 2000 ओबामा अपॉइंटेड, और वो हर उनकी चीज को जो वो मैंडेट इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके देखने वालों को ये भी कहूंगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। कर्स ऑफ द सेकंड टर्म ये है कि सेकंड जब टर्म में प्रेसिडेंट आता है उसको पता होता है कि ही विल बी टर्म आउट नाउ, तो वो सेकंड टर्म में आके अपनी कैबिनेट में चेंजेस करता है और वो मेजॉरिटी लोग वो लेके आता है जो उसकी हेल्प करेंगे मैंडेट इन्फोर्स करने में। फिर उसमें वो एक अमेरिकन वर्ड है, वो कहता है कि आई विल पुश द पेडल टू द मेटल। तो वो अपना मैंडेट डिलीवर करता है जो पहले 4 सालों में वो नहीं कर पाया होता। तो इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आएंगे तो अपने सेकंड टर्म में जो अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो उन्होंने जिस तरीके से भी मोड़ तोड़ के वो ठोक के जाएंगे, और उसके बाद इसी तरीके से अमेरिका बैलेंस होता है। उसके बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दोबारा रिपब्लिकन आए, उसके बाद डेमोक्रेट आएगा, वो फिर दोबारा खींच के अपनी लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। इस तरीके से अमेरिका खींचातानी चलती रहेगी। अच्छा साहिद साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका में टोटल वोट्स कितने हैं जो नवंबर में कास्ट होंगे, और मुस्लिम वोट जो है वो उसकी तादाद क्या है? देखिए, इस वक्त जो सबसे पहले तो इस इलेक्शन में 156 मिलियन वोटर्स वोट डालेंगे। उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रही है मुसलमानों की, अभी तक कोई खुल के सामने नहीं, लेकिन 80 मिलियन उसमें से सोचा जा रहा है कि मेल इन वोट्स होंगे, जिसपे सबसे ज्यादा दोनों पार्टियों की खींचातानी हो रही है। मेल इन वोट, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना बयानिया ये है कि यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो तब भी लोगों ने लाइनों में खड़े होकर वोट डाले थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी लोगों ने जाके वोट डाले थे। यहाँ पे डॉक्टर फूची हैं जो उनके एडवाइजर हैं, जो आपने सुने होंगे,
बड़े मशहूर थे, व्हाइट हाउस में आके वो पैंडेमिक के दिनों में आके बोलते थे, उन्होंने भी ये कहा है कि वोटिंग इज पॉसिबल अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी पुश कर रही है कि सारी वोटिंग मेल इन हो। उस पे अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट मौजूद है 3-4 स्टेटों में, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और कुछ ऐसी स्टेटों में जहां पे मेल इन वोटिंग नाकाम हुई थी, जिसमें से वो आप ये भी कहें कि उसमें मिस हैंडल हुए, अब्यूज हुए, और फिर उसमें वाजे तौर पे रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हैंड काउंट और हैंड चीजें और सारा, तो वो इट्स नॉट फिजिबल। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इज पुशिंग। डोनाल्ड ट्रंप अगले दिन उन्होंने अपनी नॉर्थ कैरोलिना में स्पीच दी है और उन्होंने बिल्कुल इस चीज को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक केस जो है नॉर्थ कैरोलिना का सामने रखा, उसमें उन्होंने कहा हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग इज लीगल। वो हार्वेस्टिंग इस तरीके से है कि एक पार्टी मिलके लोगों को घरों से एम्प्टी बैलेट ले आते हैं और चर्चों में बैठ के एक ही बंदा बैठ के सबके वोट जो है वो डाके, और दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसमें रिपब्लिकन पार्टी उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये होगा। लेकिन मुसलमान वोट जो है वो दो चीजें, और उसमें पाकिस्तानी बिलखसूस अभी इतने नंबरों में मौजूद नहीं है कि वो अपने डिसाइसिव पॉलिटिक्स में उनकी अहमियत हो, या उनको वो जिस तरह कहा जाता है कि किचन टेबल पे आके बैठे और लोग उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे उनके साथ डायलॉग करें या उनके साथ नेगोशिएट करें। दे आर स्टिल नॉट इन दैट पोजीशन येट, लेकिन आने वाले दिनों में ये होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके देखने वालों को ये जरूर कहूंगा, और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि मैंने 2016 से बल्कि 2015 से आई एम इन्वॉल्व विद डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप्स कैंपेन और इन चीजों में मुझे ये शक था कि शायद अगले इलेक्शन तक कुछ हमारे पाकिस्तानी या मुसलमान इनके साथ आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज अ प्रेसिडेंट। अगर आप देखें तो आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी 4 साल, और मैं भी बताऊंगा ये भी कि उनको वोट क्यों देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि मैं लास्ट वीक पिछले हफ्ते कन्वेंशन में गया हूं और मैं व्हाइट हाउस में इन्वाइटेड था। एम्बैरसिंग था कि मैं अकेला मुसलमान हूं और अकेला पाकिस्तानी था। लेकिन उसमें यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि वहां पे इंडियन घुस चुके हैं और वो दे आर मैनिपुलेटिंग नॉट बाय वोटिंग। अमेरिका में वोट के साथ यहाँ पैसा चलता है, आपने कैंडिडेट्स को पैसा देना होता है, पैसा तो पाकिस्तान में भी चलता है, लेकिन यहाँ पे पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे अफसोस के साथ कि पाकिस्तानी मेरे भाई जो है वो अभी तक जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को सीरियस नहीं लिया। हालांकि इंडियन जो है वो भी 2016 में इतने एक्टिवेट नहीं थे, लेकिन इस वक्त पेनिट्रेटेड इट। उनकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देना चाहता हूं जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, बॉबी जिंदल और निकी हेली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगी, कैबिनेट में आएगी। और अभी कैमला हैरिस भी आपको पता है वो कभी यूज करती है अपना इंडियन कार्ड। तो ये चीजें सारी इंडिया की साइड पे जाती हैं और हम दूसरी साइड पे, मैं कहता हूं हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। मैं ये अपने डेमोक्रेट साइड से भी ये खासकर उनसे ये कहूंगा, मेरे कुछ दोस्त हैं वो आजकल नारे लगाते हैं कि जी जो बाइडन आके हमें कश्मीर भी दिला देगा, वो भी कर देगा। उसने 8 साल में पिछले क्या किया मुसलमानों के लिए। और दूसरा, मैं खासकर आज के आपके प्रोग्राम के वसातत से कहना चाहूंगा कि कैमला हैरिस सिर्फ 2% लोगों को एनर्जाइज कर पाई डेमोक्रेट पार्टी को, और उसका एक केस था। मैं अपने दोस्त डेमोक्रेट पार्टी के दोस्तों पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को ये चैलेंज करना चाहूंगा कि जब वो अटॉर्नी जनरल थी कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने एक सिख था, उसका नाम था तरलोचन ओब्राय, उसकी दाढ़ी पे उन्होंने अटॉर्नी, बहुत बड़ा मशहूर केस था और बाद में वो हार गई। और उन्होंने उनकी स्टेटमेंट एक मुझे बिल्कुल नहीं भूल रही, उन्होंने कहा था कि दिस पर्सन तरलोचन ओब्राय has to decide, has to choose faith or his livelihood। तो वो मेरा मकसद है कि अगर उनको दाढ़ियां सिखों की पसंद नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट ज़हनियत है, जैसे अगर उनको सिखों की दाढ़ियां नहीं पसंद है तो मुसलमानों की दाढ़ियों का क्या करेंगी वो। लेकिन हमारे मुसलमान जो है वो एक हमारे बिलखसूस पाकिस्तानी एक भेड़ चाल होती है कि उसमें अफसोस के साथ है कि हमारा यहाँ पे नौजवान बच्चा वो आज न्यूयॉर्क में बैठ के डीसी में भी उसका इंटरेस्ट पीटीआई में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में ज्यादा है। जहां रहना है वहां उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत वीक है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और बैलेंस नहीं कर पाते। अब मैं ये आपका जो क्वेश्चन था कि एज ए मुसलमान वोट क्यों देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे पहले अगला सवाल बेसिकली ये है कि गुज़िश्ता टेन्योर के अंदर या अभी जो मौजूदा टेन्योर है
इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया है कि मुसलमान अमेरिकन मुस्लिम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें? सबसे पहले तो मैं ये एक फंडामेंटल डिफरेंस बताना चाहूंगा कि अमेरिकन ड्रीम, हम ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन ड्रीम के जरिए हम अमेरिका में आए हैं। यहाँ पे वो बिलीव इन हार्ड वर्क एंड देन लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा एक अमेरिकन ड्रीम है। वो अमेरिकन ड्रीम इज अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। हम यहाँ पे इंटाइटलमेंट्स के लिए नहीं आए, हम एक सोशलिस्ट कंट्री में नहीं आए। अगर हमारा सोशलिज्म ऑब्जेक्टिव होता, ये मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा, तो रशिया बहुत नजदीक था, इनको चाहिए था वहां चले जाते। चाइना तो वॉक करके भी जा सकते थे, वहां चले जाते। अमेरिका में आए हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कंपैरेटिव मार्केट प्लेस, जहां पे हार्ड वर्क किया जाता है, पर्सनल एबिलिटी की बेस पे आप तरक्की करते हैं। ये सोशलिस्ट फिलॉसफी नहीं है अमेरिकन ड्रीम, इज अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। दूसरा, वैल्यूज एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब दूसरी साइड पे लीगलाइजिंग मरवाना, सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करना, दूसरी साइड पे लॉलेस बिहेवियर को प्रमोट करना। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, न्यूयॉर्क में $1 बिलियन पुलिस डिफंडिंग कर दी गई है। जो बाइडन ने पहले डिफंडिंग को इंडोर्स किया, अब उसको माइंड चेंज कर लिया क्योंकि बैकफायर कर रहा है। अब न्यूयॉर्क अलोन 166% शूटिंग बढ़ चुकी है, वहां पे 51% मर्डर बढ़ चुके हैं जिस दिन से 1 बिलियन फंडिंग कट की उन्होंने पुलिस की। अब उसमें मुझे ये न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन, वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे डिफेंडिंग पुलिस को, तो खुद कहा जाएंगे न्यूयॉर्क। आप तो खैर माशाल्लाह अभी आप छोटे, मैं जिस दौर में आया था मेयर जुलियानी की सफाई न्यूयॉर्क से पहले, आप दिन में भी न्यूयॉर्क नहीं जा सकते थे, रात तो बहुत बड़ी बात है। मेरे पाकिस्तानी भाई मैंने अक्सर देखा था अपने कारोबारों के ऊपर असला रखते थे अपने पास गैंगस्टर्स के डील करने में। मैंने अपनी आंखों से खुद ब्रुकलिन में माफियाज और गैंगस्टर्स को भत्ता लेते अपनी आंखों से देखा और रसीदें देके जाते थे। तो ये हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों को इस तरह का अमेरिका चाहिए? सीरिया में रहना चाहते हैं वो। दूसरा, मैं एक और सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, एक छोटी सी, जो कि बिल्कुल यहाँ लोकल मीडिया उसको नहीं लिफ्ट ही नहीं करा रहा। एक सियाटल वॉशिंगटन की मेयर थी, उसका नाम है जेनी डर्कन्स। उन्होंने वहां पे सियाटल में कुछ ब्लॉक को बंद करके, हमारे सोशलिस्ट ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा वालों ने वहां पे एक सिटी बना के उसका नाम चाप सिटी रख दिया। ये फ्लॉयड की डेथ के बाद की बात। उस चाप सिटी में 7 दिन में 2 मर्डर हुए, मल्टीपल और ओपनली ड्रग मार्केट, और वो बाब मार्ले के गाने लगाते थे, साथ वीड पीते थे, लव फॉर ऑल और इस तरह के नारे। तो वो जेनी डर्कन्स को आज तक CNN ने, किसी चैनल ने नहीं बुलाया, और उसको वो कहती थी ये समर लव है। तो ये कंट्री समर लव बना के चलाया जाएगा? उसको आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आप फ्लॉयड की डेथ के ऊपर आप एक चाप सिटी की बुनियाद रख रहे थे, तो वहां 2 बच्चे और मर गए, किसी ने कोई कवरेज नहीं दी। और एक मैं बिलखसूस पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहूंगा कि आप भी ठीक है, सपोर्ट करो आप मैं मना नहीं करता, आपकी आइडियोलॉजी है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन। लेकिन ये बताएं, जिन पाकिस्तानियों के, जिन लोगों के कारोबार जल चुके हैं, जिनको जला दिया गया है, आज तक किसी ने उन पे प्रोग्राम किया है? आज तक किसी ने उनकी लिस्ट बनाई है कि उनके क्या हालात हैं? तो जिनकी लाइफ सेविंग। फिर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में ये तो चले एक ओवरऑल एक सिनेरियो हो गया ना कि मुसलमान और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो, ये तो सारी चीजें जो सबको अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप क्यों ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है जो बाइडेन के निस्बत? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बात की, एक सोच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका, और खास तौर पे मुसलमानों के लिए। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पे हो वो, तो पाकिस्तान को स्पेसिफिकली सामने रखते हुए आप क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है जो बाइडेन? मैं सबसे पहले तो अपने भाइयों को ये कहूंगा कि गूगल करके देखेंगे पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेट प्रेसिडेंट सबसे अच्छा होता है या रिपब्लिकन। सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा पीरियड में हुए। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है, अपनी कैंपेन में वो कहते रहे अगर मैं इलेक्शन जीत गया आई विल स्टार्ट बॉम्बिंग ऑन पाकिस्तान, नंबर 1। दूसरा, उसमें ये मैं बताऊंगा, रिपब्लिकन पार्टी का, मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा है टू मेक द पेंटागन स्ट्रांग। जब पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है तो पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन को बड़ा सीरियस लिया जाता है। बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद इंडिया, बॉर्डर विद ईरान, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, उसकी जियोग्राफिक लिहाज से उसका ख्याल रखा जाता है
और अमेरिका जब भी पाकिस्तान को देता रहा माजी में ग्रांट्स और एड्स देता रहा है, कर्जे नहीं देता रहा। ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस। अब उसके बाद मैं ये कहूंगा कि रिलीजियस वैल्यूज और फैमिली वैल्यूज इज पार्ट ऑफ रिपब्लिकन पार्टीज एजेंडा, इट्स नॉट डेमोक्रेट पार्टीज एजेंडा। अब उसमें ये मैं बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानी इस्लाम उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि हिज फर्स्ट ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वेरी फर्स्ट हिज ट्रिप। और दूसरा ये किस तरह 1.9 बिलियन मुसलमान है इस वक्त दुनिया में, उनके हालात तो खैर बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा मेरा पॉइंट ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वाज बोर्न रेज्ड इन न्यूयॉर्क, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड। वो किस तरीके से कि एक वो कहे एंटी मुस्लिम और मैं एंटी इस्लाम और ये सारा कुछ कहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब वो डिफाइन करते हैं कि एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो उन्होंने ये जरूर वो कहेंगे, उन्होंने कहा था और अब आज भी कहते हैं कि मैं ट्रबल मेकर्स के पीछे जाऊंगा। वो कौन ट्रबल मेकर थे? जिहादिस्ट, आइसिस, तालिबान, अलकायदा। मेरा ये रिक्वेस्ट ये है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा मुझे ये प्रूव करके बताए कि इन पार्टियों जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने आज तक सिर्फ मुसलमानों को मारा, किसी और को नहीं मारा। और अगर आप उनकी आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो जिहाद की डेफिनेशन को चेंज करके जिन लोगों ने किया, एक्चुअल में जो जिहाद है वो तो देखिए, मैं एक चीज खास कर मैं बिलखुसूस आई हैव स्टडीड सो मच स्पेशली इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन एंड इब्राहिमिक रिलीजन्स। यहाँ पे किसी का एक स्लोगन था, मुझे वो भूलता नहीं, उसने कहा कि इफ योर रिलीजन इज प्रमोटिंग हेट्रेड यू नीड अ न्यू रिलीजन। दुनिया में कोई भी मजहब जो है वो हेट्रेड प्रमोट नहीं करता। हर रिलीजन दुनिया में प्यार, मोहब्बत और अमन की बात करता है। लोग, हाँ, क्रिश्चियनिटी को भी पॉलिटिकली यूज किया गया, इस्लाम को हाईजैक किया गया, फिरके बना दिए गए, आपस में लड़ा दिया, हिंदुइज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है फिरके बना के। सर, हम सारे मुसलमान होने की बजाय फिरकों में बढ़ चुके हैं, यही एक ट्रेजेडी है हमारी। अब इस आपके किसी मौलवी को पकड़ा जाए करप्शन में तो कहता है इस्लाम खतरे में, आपके किसी सियासी लीडर की करप्शन को पकड़ा जाए तो वो जमहूरियत खतरे में। अफसोस के साथ मैं कहता हूँ आपकी अपोजिशन ने यहां तक किया कि कश्मीर की सपोर्ट भी उन्होंने अपने नैब के केसों के साथ जो है वो कंटीजेंट कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे केसेस को छेड़ोगे तो हम कश्मीर को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मेरा मकसद है, ये सियासत में आप कहां तक जाएंगे नीचे? ये अलमिया है पाकिस्तान का और हमारे मुसलमान मुल्कों का। एक जो कॉन्सेप्ट था मुस्लिम उम्मा का, मेरे ख्याल में वो सल्तनत उस्मानिया के साथ ही खत्म हो गया था। उसके बाद मुस्लिम उम्मा नहीं है। अब इस्लामिक कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं। अफसोस के साथ कि ना वो फलस्तीन के साथ सीरियस है, ना सीरिया के साथ, ना कश्मीर के साथ, बस अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और उसके साथ कुछ। अच्छा साजिद भी, अब एक तो ये चीज़ कि जो फलस्तीन वाला मामला है, यूएई ने जो इसराइल को जब एक्सेप्ट किया और इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल किए, उसमें मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से एक रिएक्शन आया जो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट जा रहा है। अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये गलती की है? अगर ये काम उन्होंने करना था तो वो इलेक्शन के बाद करते, इलेक्शन से पहले उनकी ये मूव उनके मुस्लिम वोटर को डिस्टर्ब करेगी। देखिए, उसमें उनको उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो एक तो प्रैक्टिसिंग ज्यू हैं, यहूदी कम्युनिटी की सपोर्ट उनको हासिल है, वेरी क्लोज टू इजराइल। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो समझते थे कि ये स्टेप जो है यूएई का, इसके साथ कुछ और ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो है वो उनको फॉलो करेंगे और ये उनके लिए एक टोकन बन जाएगा इलेक्शंस के लिए। और बल्कि यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कन्वेंशन में कई दफा उनकी बच्ची ने और क्रेडिट ट्रंप साहब ने भी इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की। इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट के इस्लामिक कंट्री हैज एक्सेप्टेड इजराइल। लेकिन इसमें अभी मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी कैलकुलेशन ये है कि सेकंड टर्म में, दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ नेगोशिएटर। सेकंड टर्म में ये अपने मिडिल ईस्ट के पीस प्लान को रिफाइन करेंगे, उसको देखेंगे। टू नेशन थ्योरी, जो इजराइल, इंडिपेंडेंट इजराइल एक और इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में अपने टर्म में he will deliver two-state solution to the Israel and Palestine. This is what my calculation is, क्योंकि ये हमेशा
जिस तरीके से नेगोशिएशन सारी जिंदगी बिजनेस में या दूसरी चीजों में करते रहे हैं, he will deliver independent Palestine. I believe this is in my mind. अच्छा सर, भी आखिर में दो सवाल हैं। एक तो अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, आया उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर? और सेकेंडली कि अगर अमेरिका में मिसाल के तौर पे 1 करोड़ वोट कास्ट होता है, तो आप इलेक्शन रिजल्ट क्या देख रहे हैं? जो बाइडेन को कितने वोट पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कितने वोट पा रहे हैं? देखिए, इस एक तो एस्टेब्लिशमेंट को आप पूरी दुनिया में कहीं भी डिनाई नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में भी बिल्कुल पेंटागन बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन है। उनके साथ आर्मी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन जो है वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो F-16 बना रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो लॉबियस्ट को पैसे देते हैं, वो सियासत में एक्टिवेट हैं। कोक ब्रदर की जो मिसाल वो मशहूर है। दूसरे तरीके से इसी तरीके से डेमोक्रेट साइड पे जिस तरीके से गूगल सपोर्ट करता है लेफ्ट विंग एजेंडा, जिस तरीके से फेसबुक जो है वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप, और ट्विटर इस तरीके से, ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करंटली पेंटागन इसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा जो आपने फेसबुक और ट्विटर की बात की, तो आप जिस तरह बात करेंगे ट्विटर और फेसबुक ये एंटी डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे हैं। हमने मीनवाइल हमने यहाँ पे देखा कि फेसबुक और ट्विटर प्रो इंडियन कैंपेन भी करते हैं। तो इस तरह तो फिर वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो एलिमेंट है वो प्रो इंडियन एलिमेंट भी हुआ। तो उस तरह तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा इंडिया के हवाले से भी थोड़ा सख्त फैसले करने चाहिए। पूछना चाहिए, देख, और बिल्कुल मैं ऐसी कोई बात नहीं है कि he is in love with India, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से बाहर पिक्चर ड्रा की जाए, मैं आपको थोड़ा सा 2016 में एक गूगल की बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में इलेक्शन जीते थे, उससे दूसरे दिन वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द गूगल उसने मीटिंग की थी, और उसने कहा था कि ये मीटिंग मैं आई एम शॉक्ड विद द रिजल्ट। और उनकी एक लॉबियस्ट जो है गूगल की, उन्होंने इस साल डीएनसी में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में स्पीच भी दी है, जो गूगल की लॉबियस्ट है। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इंडियन हमारे जो है वो कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। आप फेसबुक पे और ट्विटर पे कश्मीर का नाम लेके देखें और आपका अकाउंट बंद कर दिया। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम के बाद मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया, मेरा ट्विटर अकाउंट अभी तक सस्पेंडेड है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने यहाँ पे 5 अगस्त को मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें मैंने इंडिया का चेहरा खोल के सामने रखा और कश्मीर के हालात बताए। आप सोच नहीं सकते कि वो जिस टीवी ने चैनल जिसने किया, उस टीवी के पीछे किस तरीके से वो इंडियन माफिया गया, और जो फेसबुक और ट्विटर उसके जिस तरीके से उन्होंने वो ब्लॉक किया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि वहां एक मैसेज दूसरी साइड से ये आया कि इतनी तकलीफ इमरान खान साहब को कश्मीर की नहीं है जितनी साजिद तारड़ को है, लेकिन ये कि मैं देखें उनकी पेनिट्रेशन देखें हर सिस्टम में, जिस तरीके से नर्व सिस्टम पे वो छा जाते हैं, और जिस तरीके से वो अब मोदी को भगवान बना दिया उन्होंने। अभी आप देखेंगे कि उनके नाम के मंदिर बनेंगे, उनके स्टैचूज बनेंगे, उनकी परस्तिश की जाएगी। और दूसरी तरफ हमारा ये है कि हम अभी तक वो ग्रुपों में डिवाइडेड है। मैंने हमेशा एक इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि हजारों खुदाओं को मानने वाले इकट्ठे हो चुके हैं, एक खुदा को मानने वाले वो 1000 ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। ये एक अफसोसनाक। तो सर भी आखिर में अब अगर इलेक्शंस में 1 करोड़ वोट कास्ट होता है, तो जो बाइडेन कितना हिस्सा लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का क्या हिस्सा होगा? इस वक्त मैं 2016 में भी एक वर्ड हम इस्तेमाल किया करते थे रिपब्लिकन पार्टी और खासकर ट्रम्पर जो हम हुए ट्रम्पर्स के साइलेंट मेजॉरिटी। इस वक्त ये हो रहा है कि जो जितना ये रॉयट्स हो रहे हैं, जितना जलाओ तोड़ाव हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है। हम ये कहते हैं कि देखें ये इन्होंने यही चीजें इनको बैकफायर करेंगी और बैकफायर कर रही है। और साइलेंट मेजॉरिटी जो है, कोई भी बंदा कॉमन सेंस वाला वो लॉलेस बिहेवियर को वोट नहीं देगा। अब रियलाइज कर रहे हैं, अब जो बाइडेन और कैमला हैरिस भी पहले ये कहते थे ये पीसफुल प्रोटेस्टर हैं, लेकिन जब वो चढ़े सड़कों, पुलिस की गाड़ियां जलाई और लूटा और बिजनेस दोबारा खुल नहीं रहे क्योंकि बिजनेसमैन डर चुके हैं, तो अब वो रेडरिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज हैज बीन डन, इट्स टू लेट। अब वो साइलेंट मेजॉरिटी ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिताया था, इस वक्त भी वही जिताएगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं प्री कोरोना 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा आया था। और जिस तरीके से बिजनेसमैन रैन द कंट्री, मैं हमेशा ये कहता हूं
कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली गुड फॉर अमेरिका, ही इज गुड फॉर द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट आफ्टर द पैंडेमिक। दुनिया को इकॉनमी चाहिए, लोगों को बिजनेसेस चाहिए, लोगों को सोशलिज्म नहीं चाहिए। तो यही एक मेरा आंसर होगा कि लोग फिर दोबारा देखेंगे, बिलखुसूस अमेरिकन, दे आर वाचिंग एवरीथिंग, दे आर लुकिंग एवरीथिंग। तो वो मेरे ख्याल में, आई डोंट हैव नो डाउट इन माय माइंड दैट ही इज द विनर फॉर द नेक्स्ट 4 years। बिल्कुल साजिद जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर किसी दिन साजिद भाई से भी दोबारा गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अब के करंट हालात क्या हैं नवंबर से पहले कि अब जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसमें कौन जीतता नजर आ रहा है और कौन होगा मुस्तकबिल की सुपर पावर के प्रेसिडेंट। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।